पंचायत। अस्सलाम वालेकुम। शाम सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अस्सलाम सर, आ रही है। ऐड हो जाए। अच्छा, एक स्टूडेंट जो है ना एहसन बन जाए या कोई एक स्टूडेंट जो है वो सीआर बन जाए और वो अटेंडेंस भी इनकी आप लोग जो है ना एक्सेल शीट मेंटेन कर लें। सर एहसन एहसन एहसन, एहसन सुन रहे हो? जी सर सुन अच्छा रहा हूँ। एहसन, तुमने कुछ क्वेश्चन किया था मुझे व्हाट्सएप पे, क्या था वो कि एनर्जी के हवाले से क्या बताना था? मैं जी सर, वो ये था कि सर अभी जो भी हम अपने आइडियाज हमें देने हैं ना सर रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने के लिए, हाँ तो एक तो सर हमें जो अभी ये लास्ट 3 दिन पहले जो हमारा एक वो हुआ है कॉन्फ्रेंस जो हुई है जिसमें खान साहब ने जो है ना स्पीच भी की थी, तो उसमें भी हमारे मुल्क का ये स्टेटस यानी आ रहा था सामने कि भाई 2030 तक हमने जो है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल 30% पे लाने और अपनी रिन्यूएबल एनर्जी हम 60% पे लेके जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। ये तो हम अपने आइडियाज में ये चीज भी डाल सकते हैं। सेकंड ये सर कि किस तरह जो है ना टेक्निकल आइडियाज हम दे जिससे हम वाकई में जो है ना यानी जो भी सर हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है बड़े लेवल पे पाकिस्तान के, उनसे जाहिर सी बात है सर हुकूमत तो उनसे हेल्प लेगी ना कि भाई आप अपनी भी हमें कोई राय दे। तो उस तरह सर मैंने सोचा कि आपसे कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछे कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना हमने बढ़ाने के लिए उसके सोर्सेज बढ़ाने के लिए कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हम क्या इस तरह इकदाम उठाएं कि हुकूमत पाकिस्तान भी फिर संजीदा हो, वही हमारे पॉइंट जो है ना नोट करके और उसी पे हम अमल करें। फिर पॉलिसीज ये के मैं हवाले आपसे पूछ रहा था सर। पॉलिसीज के हवाले में फिलहाल देखो, रिन्यूएबल में हमारे यहाँ रिन्यूएबल पे सबसे पहले तो सोलर पे काम हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मैं वहाँ पे भी गया था बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में मैंने मोस्ट ऑफ बल्कि हाउसेस में भी घरों में भी मैंने देखा है, हमारे यहाँ नहीं इतना ट्रेंड, लेकिन ये बलूचिस्तान के मैंने देखा है कि इन्होंने बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए हुए हैं। और सोलर पैनल उन्होंने ऐसे लगाए हुए हैं कि दे आर एडजस्टेबल, वो मूव भी कर सकते हैं, मतलब जिस जिस साइड पे डायरेक्शन होती है सूरज की वो उस तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक मजे की बात देखें कि उसके साथ कोई बैटरी उन्होंने अटैच नहीं की हुई, यानी मैंने कुछ 2-3 जगहों पे वहाँ पे होता ही है कि लोगों के पास जमीनें हैं, चीकू चीकू के बागात हैं, वहाँ पे केले के बागात लगे हुए हैं जिसको हम गार्डनिंग कहते हैं। और फिर वहाँ से केला चीकू बलूचिस्तान से भी हमें सप्लाई होता है कराची को। तो जब मैं जिन साहब से मिलने गया था उनकी ज़मीनें थी, तो उन्होंने मुझे 2-3 जगह विजिट करवाई। उन्होंने कहा ये हमारा ट्यूबवेल है, यहाँ पे हम पानी ज़मीन से निकालते हैं, यानी ज़मीन का पानी मीठा था वहाँ पे। और दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है गांव देहात की तरह, हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो बाकायदा उसने सोलर की प्लेटें दिखाई, बड़ी बड़ी प्लेटें थी। और उसने कहा था ये सारा काम जो है हम दिन दिन में करते हैं, सूरज की मैक्सिमम लाइट सुबह, वहाँ पे लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो वो सोलर के जो पैनल हैं वो मूव करते हैं बाकायदा, जैसे सूरज की रोशनी मूव करती रहती है तो सनलाइट मूव करती है, तो वहाँ पे वो बंदे बिठा देते हैं, वो बाकायदा उसको फिर मूव कराते रहते हैं। सुबह के टाइम वो ईस्ट की तरफ होता है, फिर वो चलते चलते वेस्ट की तरफ आ जाता है। तो एक तो सोलर पैनल को प्रमोट किया जाए, सोलर सोलर की जो प्रोडक्शन है। लेकिन सोलर का मसला है कि सोलर के लिए आपको एरिया भी चाहिए। हमारे आम घरों में सोलर की प्लेटें एटलीस्ट फ्लैटों में तो नहीं लग सकती, फ्लैट्स के अंदर इसके लिए बड़ी बड़ी छतें होनी चाहिए। सोलर को प्रमोट किया जाए, एक तो ये है रिन्यूएबल के लिए। और दूसरा जो है वो विंड में हमारे पास सिर्फ जो है वो विंड पर्टिकुलर एरिया पे लगता है। ठीक है, हमारा जो ये गडानी का एरिया है और ये पूरा कोस्टल बेल्ट है, इसके अलावा जो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ये जमपीर पे लगा हुआ है विंड का। जबीर सर। एक विंड का हम काम कर सकते जी हैं। सर, जमपीर में लगा हुआ है, हैदराबाद से आगे। हाँ, रिन्यूएबल पे तो यही है हमारे पास, विंड है या सोलर है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन जो है वो कोल पे ज्यादा वर्किंग करें। देखें, इंडिया कोयला जला रहा है, चाइना कोयला जला रहा है, तो पाकिस्तान क्यों बैठा है? बात ये कि पाकिस्तान के पास तो कोयला है। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, हमने वहाँ पे जो है ना पूरी हमारी उस पे जंग चल रही है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज पे, और हमारी मेन उस दिन कॉन्फ्रेंस इस चीज की थी कि हमने कार्बन जीरो लेवल पे लाना है। तो कार्बन जीरो लेवल पे ला रहे हो, ऊपर से हम कोयला जलाएंगे, तो ये तो नहीं हम खुद ही आपस में। नहीं, तो बात ये है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर सारी पाबंदियां हैं, इंडिया को क्यों नहीं रोकते?
इंडिया ने, आपको पता है 2-3 सिग्नेटरी इन्होंने साइन किए हुए थे आईपीसीसी सर का जो। पाबंदी की बात नहीं है सर, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई हुकूमत को इस तरह पॉलिसी देगी जिसमें 10-12-15 सालों में कोयला बंद होना चाहिए। हाँ अगर कोयला देखो, चलेगा सर। बात ये है जी बिल्कुल सर। बंद होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ऐसा बिल्कुल बंद जी होना चाहिए, रिन्यूएबल पे जाना चाहिए। और आपके जो जी सर। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, यूरोप आपका पूरा रिन्यूएबल पे, यूरोप पूरा रिन्यूएबल पे, जी ठीक सर। है। जी सर। और ये हमारा जो क्या कहते हैं, अमेरिका है, पूरा उस पे जो है वो रिन्यूएबल पे जा चुका है। वो मिक्स एनर्जी सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मिक्स एनर्जी है ना, हमारे यहाँ जो है जी सर। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों चल रहे हैं। लेकिन यूरोप सारा उस पे जा चुका है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम गरीब मुल्क हैं। देखो मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि जो ज्यादा फोकस जो है ना वो हाइडल पे करना चाहिए, हाइडल डैम्स। एक तो ये है हमारा, ठीक है। दूसरा हमें कोयला इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसा। अगर कोयले पे, अगर हम बिल्कुल कोयले को बंद कर देते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान क्यों बंद कर रहा है? इसको फिर इंडिया को भी सोचना चाहिए, इस चाइना को भी सोचना चाहिए। दे आर यूटिलाइजिंग द कोल, और हम जो है वो खामोशी से बैठ जाए। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ जो फॉग आती है, फॉग, ऐसा वो किस वजह से, आप पंजाब का अगर कोई रहने वाला है, तनवीर आप पंजाब के रहने वाले हो, फॉग क्यों आती है? मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ अगर। सर वो ईंटों में, वो भट्टी में जो ईंट वो होते हैं उसकी वजह से आती है ना सर। एक रीजन ये है, और क्या रीजन है तनवीर? आप आप पंजाब के हैं। तनवीर, सर वो एग्रीकल्चर का वेस्ट बर्न करते हैं। ठीक है। वो चावल की जो फसलें हैं ना, उसको, उसका जो कचरा होता है वो जलाते हैं। और मसला है कि इंडिया जब उसको जलाता है तो क्लाइमेट का कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, वो सारा जो उसके ना वो पंजाब की तरफ आता है। इस वजह से धुंध होती है। अब जलाते वो हैं, भुगतते हैं हमें। तो वो तो बराबर वायलेशन किए जा रहे हैं। सारा जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जोर है। तो मैं कहता हूँ कि किसी हद तक इन्हें कोल यूज करना चाहिए, जब तक कि रेगुलेशन सख्त नहीं होती। हाँ उसको सर अभी ऐसा, उसको उसको जो है ना, उसको अगर आप कोल जला रहे हैं तो कोल जला, तनवीर अब हमने हमारा हो गया मसला हल। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोल जलाओ, लेकिन कोल का जो है आप उसको मिटिगेट करो, मिटिगेशन की तरफ जाएं। आप कोल जो बर्निंग कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा स्क्रबर लगा दो ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। जी सिकंदर, आपको कोई क्वेश्चन है? सर इसी गोल के हवाले से बात कर रहा था। गोल तो हमारे पास है, लेकिन ये कि पाकिस्तान जब इस चीज पे मुख्तलिफ प्लांट हमारे पास जैसे लग रहे हैं, इसमें एक चीज है सर, डीसल्फराइजेशन यूनिट। अगर ये हम इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। प्लांट जितने भी आप लग अपना रहे हैं, एक मुझे मिनट, नहीं लगता चाइना तनवीर की। से स्पीकर बनवा, तनवीर आप स्पीकर बंद करें। तनवीर, तनवीर स्पीकर बंद कर दो। अच्छा सिकंदर बताओ, क्या कह रहे हो आप? सिकंदर, मैं कह रहा था सर, जैसे हमारे पास कोल के जितने भी प्लांट लग रहे हैं ना, तो मोस्टली इसमें तकरीबन जितनी कमीशन हम प्लांट करते हैं कोल की, उसके आधे की कीमत में तकरीबन एक डीसल्फराइजेशन का यूनिट लगता है, जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर पोल्यूशन का सबब बनता है, उसकी कंट्रोल की हम कुछ नहीं करते। ओवरऑल कोल में कोई इशू नहीं है, कोल प्लांट लगाएं, लेकिन ये कि उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसकी सही वाली होनी चाहिए, और उसकी जो ना इसके इम्प्लीमेंटेशन भी ऊपर होनी जो है ना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन और इस तरह की चीजें ये लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्क्रबर लगा दें, स्क्रबर लगा दें। सर जैसे सर जैसे ये सिकंदर भाई ने बात की है, वो तो जो इसकी स्मोक है, जो इसका वेस्ट है, वो हम डीसल्फाइजर लगाते हैं, जिससे वो धुआं जो है ना ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हेजेडियस जो है ना माहौल हम सेव करते हैं, ठीक है सर। लेकिन जो हमारे पास कोल स्टोर हो रहा है, कोल जो हमारे पास प्लांट पे चल रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उस पे भी तो जो है ना इम्पैक्ट पड़ रहा है ना सर एटमोस्फेयर को। यार एहसन भाई हमारे पास है, उसमें ये है कि हमारे पास देखिए दो बड़े इशू हैं। एक कोयला स्टोरेज में भी कोई इतना इशू नहीं है, उसको बंद आप करके एक एरिया में कंटेन कर सकते हैं। बड़ा मसला जो है ना, जो ऐश की कलेक्शन होती है, ये विंड डायरेक्शन के साथ आपकी सराउंडिंग में बड़ा प्रॉब्लम करती है। अभी हमारे पास रिसेंटली सीपीएचजीसी प्लांट का इतना ऐश जमा हुआ है, आप हैरान हो जाओगे। अप्पो के पास समंदर के साथ में ही, जस्ट हमारे पास बाइको और अप्पो के बीच में
इतना एश जमा कर लिया इन्होंने जैसे पहाड़ बन गया, लेकिन वो विंड डायरेक्शन से उड़ के बाइको प्लांट में चला गया, जिसके बाद उन्होंने लीगल इश्यूज उठाए और वो केस कर दिया उन्होंने। अब हमने इस पे क्या किया, परफोरेटेड जो है ना वो लगा दिए स्प्रे, ताकि स्प्रे करके इनको सेटल डाउन करें, ये एयर के साथ विंड के साथ सराउंडिंग्स में ना फैले, समंदर में ना जाए, उसकी कंट्रोलिंग करें। मतलब करने को बहुत कुछ हो सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन ये कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ऐसा वाली बात है वही कि जो ना ये कार्बन प्योर इमिशन करेगा। और कहते हैं जहां पर कोल प्लांट हो वहां पर अगर कोई डिसल्फ्राइजेशन यूनिट ना हो, या फिर इस तरह की ऐश की हैंडलिंग ना हो, कोल की हैंडलिंग ना हो, या इनके कन्वेयर बेल्ट है इनकी हैंडलिंग ना हो प्रॉपर तरीके से, तो कहते हैं सराउंडिंग में 5 साल में जितने लोग हैं उन सबको कैंसर हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट इनहेल करेंगे वो बड़ा खतरनाक है। तो वो हुआ है ना चाइना में, अब हो रहा है ना वो प्रॉब्लम, ये हुआ है कि उन्होंने दबा के कोयला जलाया, और बीजिंग की हालत ये है कि वहाँ कोई सांस नहीं ले सकता। तो ये बिल्कुल है कि अगर आप एक चीज़ जला रहे हो, कोयला तो खैर जलाना वैसे भी मुनासिब नहीं है, लेकिन हम इस कोयले का क्या करें? देखो कोयला कहाँ जलाएं फिर, ये कोयला जो हमने निकाला है, अब हमें एनर्जी क्राइसिस भी, इसका सोल्यूशन वही है कि हम इसको इन्वायरमेंटल मिटिगेशन की तरफ जाएं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही ना करें, इसका मतलब ये होता है कि आप रिसोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन उसको पर्टिकुलर जो है उसकी मेजर्स लें, कि वो कहीं जाके अगर एयर पोल्यूशन कर रहा है, एयर पोल्यूशन की कॉज बन रहा है, तो आप उसका मिटिगेशन दें। और दूसरा मसला ये है कि अगर रिन्यूएबल पे हम सारा रिन्यूएबल पे चले जाते हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ठीक है, हमें कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारे पास फर्श किया कोयला निकला है, तो कोयला अब यूटिलाइज तो करना है, उसको कोयले को हम संभाल के रख तो नहीं सकते, या तो उसको बेचा जाए, या फिर वो बेचने के इस काबिल नहीं है क्योंकि वो उसके सल्फर कंटेंट ज़्यादा है। तो अब उसका एक तरीकाकार ये है कि हम अपनी एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए उस कोल को जलाएं। हम रिन्यूएबल पे जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, विंड आपको टरबाइन लगाना है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टाइडल पे जाना है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तीसरा हमारे पास जो है वो अगर सोलर पे जाना है, तो सोलर के लिए आपको जगह भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए। और हाइडल पे जाना है तो आपके सामने के भाषा डैम की क्या सूरत हाल है, भाषा डैम कहाँ तक पहुँचा है, फिर एक एक हुकूमत आती है वो उसको लेके चलती है, अगली हुकूमत उस पर फिर बैठ जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तो हमारे पास तो एनर्जी मिक्स सिनेरियो है, कोल को भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, इसकी चलते 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 ये है कि इसकी यूटिलाइजेशन कम से कम की जाए, डैम बना लिए जाए, ठीक है, यही हो सकता है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, जहाँ तक हम पहुँचे थे ये हमने पढ़ा था, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर एक मिनिस्ट्री ये थी। अच्छा, ये तो हमारे सारे कन्वेंशनल हो गए जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिक्स एनर्जी सिनेरियो है, ठीक है। तो एक तो हमारी मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नेशनल रिसोर्सेज की, जिसके अंदर सारा ये जो भी बात जिस पे हो रही थी पूरी डिटेल के अंदर। दूसरी मिनिस्ट्री हमारे पास वाटर की, जिसमें वाटर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पानी पे जिसके अंदर हाइडल, ये समझो सारा जो है हाइडल बेस्ड है। और तीसरा जो है वो जो मेजर हमारा चल रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो है सारा न्यूक्लियर पे, मतलब वो एरिया जो कि वो एनर्जी की प्रोडक्शन जो कि टोटल न्यूक्लियर बेस्ड है, ठीक है। उसमें जो मेन अथॉरिटी है जिसके पास वो है पाकिस्तान 15, जिसे कहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जिसको हम 15 कहते हैं। और इसी के अंदर जो है फिर वो फर्दर पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो मेन इस अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है, ठीक है, वो है हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसको हम फर्दर फिर डिवाइड करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें कैनप। सर कैनप भी इसी को रिपोर्टिंग होता है? कैनप करेगा, बिल्कुल, कैनप 15 को करता है, चशनप सर किसको करता है? एटॉमिक एनर्जी को करता है, या उसको डायरेक्ट उसको करता है, क्या नाम है, 15 को। ठीक है सर। ठीक है, तो ये खाली इसका यही पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब आगे आ जाइए, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर का एरिया। और चौथा इन्होंने कोई अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है प्रोविंशियल बेस्ड, ठीक है। ये तो ऊपर, ये तो मिनिस्ट्री थी ना सारी, ये मिनिस्ट्री हो गई, ये मिनिस्ट्री हो गई, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई, ये सारी, ये तो फेडरल लेवल पे। अगर प्रोविंशियल रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें, प्रोविंसेस की बात करें, तो प्रोविंशियल रेगुलेटरी
बॉडीज के अंदर पंजाब में कौन सी रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी, ठीक है, उसके अंदर है एक इन्होंने बनाई है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट जो है वो हर प्रोविंस के हैं, यानी ये सिंध में भी है और केपी का भी है, पंजाब का भी है अपना, और इसी तरह चौथा है बलूचिस्तान। ठीक है, ये चारों के हमारे पास डिपार्टमेंट हैं। और एक हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक टू सिंध जिसे कह लें आप, थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड। ठीक है, ये स्पेसिफिकली थर का है। तो ये हमारा आ गया माइंस एंड, ये आ गया प्रोविंशियल बेसिस पे। तो दो हमारे पास ये हैं जो कि सिर्फ प्रोविंशियल बेस्ड है, यानी पंजाब सिंध माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, सिंध का अपना होगा, केपीके का अपना होगा, पंजाब का अपना होगा और बलूचिस्तान का अपना होगा। इसी तरह थर का स्पेसिफिक जो है वो सिंध के अंदर है, उसको थर कोल एनर्जी बोर्ड भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आज पढ़ानी थी, आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। कल बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको बताने हैं कि कितनी कौन कौन सी, ये तो मैंने बताया आपको वो बोर्ड्स, मिनिस्ट्रीज, ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनर्जी लॉ एंड पॉलिसी, किस किस डिपार्टमेंट का, किस किस इंस्टीट्यूशन का एनर्जी लॉ या पॉलिसी बनाने के अंदर क्या क्या रोल है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, कल मैं इंशाल्लाह इससे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर जो है फर्दर पॉलिसीज कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन सी रेगुलेशंस है। ठीक है, तो पाकिस्तान, वैसे मैं आपसे अगर जनरली पूछ लूँ कि पाकिस्तान का एनर्जी के हवाले से कौन सा या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कौन सा एक्ट है मेजर, कोई बताएगा मुझे? ये तो पता होना चाहिए। सर नहीं पता मुझे तो। अमजद, ये हमारा बहुत नहीं पुराना सर एक्ट, मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, आपको पता है कि स्टिल वी आर वर्किंग ओवर एक एक्ट है जिसको मैं लिख देता हूँ और कल हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। एक एक्ट था हमारा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। मजे की बात देखें, अच्छा सर, इसी सॉरी इसी के अंदर वो आता है ना रिक्वायरमेंट, जैसे जनरेटर इंस्टॉलेशन वगैरह की भी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। है मसला ना? ये है, क्योंकि इन्हीं के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ही इंस्पेक्शन के लिए आते हैं इंस्पेक्टर। जी जी, इसके अंदर देखिए, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के पास जो वो पाकिस्तान बनने से पहले, यानी आप ये समझिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ये पहली जंग अजीम से भी पहले का है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ऐसे ही है ना? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारी 1914 से लेकर 1918 तक हुई थी। तो ये उस वक्त का हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। हमारे पास, मैं बात दफा हैरान हूँ, एक मैंने कोड पढ़ा, पाकिस्तान पैनल कोड, पता नहीं पाकिस्तान पैनल कोड पढ़ा है, कौन सा पढ़ा था मैंने, या लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो कोई 1860 का चल रहा है जिसके अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं की। तो खैर बहरहाल ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत हम काम कर रहे हैं, जो आज से तकरीबन आप समझे एक सदी, पूरा एक सदी और 10 साल, ये इतना पुराना एक्ट है। और इसके अंदर फर्दर किया क्या क्या एक्ट्स बने, कौन कौन सी फिर रेगुलेशन पास हुई, तो इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये भी बता दें कि ये शेयर कर दूँ ना करूँ, इसकी करने की ज़रूरत है? शेयर करें सर, क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना तो मुझसे पूछ लीजिए। इसको आपको देखना है कि कौन कौन सर सी आपके पावर, पास कोई वो स्लाइड्स वगैरह नहीं है इसका, कोई स्लाइड्स, या बुक है मेरे पास। और मजे पीडीएफ की, में बुक है? एक मैंने जो है ना, मेरे पास जो बुक है, मैं आपको अगर बताऊं ना उसके अंदर एक्ट कितने हैं, मैं हैरान हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के इन्होंने इतने एक्ट, कि वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, फिर इलेक्ट्रिसिटी रूल निकले थे
फिर पंजाब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था, ये भी 1939 में, यानी पाकिस्तान के बनने से पहले। फिर पंजाब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1941, फिर पंजाब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1949, फिर अमेंडमेंट होती रही, फिर ये वैक्स, फिर ये 1964 के अंदर, ये इतने एक्ट्स हैं। तो मेरे पास इनकी एक पूरी लिस्ट है। सर पाकिस्तान ये के बुक अंदर वही तो नहीं है सर? क्या कह रहे हैं? सर ये जो बुक की बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर ये लाइब्रेरी बुक में है ना, लिखी मुझसे थी? कोई लाइब्रेरी से ही ली है मैंने, तो मुझसे कोई ले जी जाए जी इस जी बुक जी। को, एक दफा फोटो एनर्जी निकाले। लॉ, एनर्जी एनर्जी लॉ। लॉज यहाँ इन पाकिस्तान। जी 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 ठीक है, जी, मैंने भी थोड़ा तो हम सा। इसको फर्दर कल डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एक्ट थे जो पाकिस्तान में चले आए, और फिर उसमें क्या अमेंडमेंट हुई, और आखिर में अब हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ठीक तो है आपको सर। बॉडीज और ये रेगुलेटरी बॉडीज और मिनिस्ट्रीज का तो मैंने आज बता दिया। दिस इज कन्वेंशनल, ये सारी कन्वेंशनल है तकरीबन। ठीक है, ये आपका हाइडल है, ज़्यादातर हाइडल पे डिपेंड कर रहा है, या कोई हो सकता है कोई कोल पे हो। और ये हमारा सारा एटॉमिक पे कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा सारे जो बॉडीज हैं ये प्रोविंशियल पे कर रही है। तो आप इसको देख लीजिएगा, एक्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर।